हेलो गाइस, जय हिंद। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ डिकोड एग्जाम डिफेंस। मैं हूं नूरुस्सलाम और आज हम बात करेंगे पिछले लेक्चर से आगे की अगली सीरीज में। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ग्रेविटी के क्या पढ़ाए थे गाइस, कंसेप्ट, कुछ छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट थे एग्जाम ओरिएंटेड। देखो अब बचा है डिफेंस में बहुत कम समय, तो 2 महीने से भी कम समय में हमारा टारगेट है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज करा दिया जाए, बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करा दिया जाए। एग्जाम ओरिएंटेड हम एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर को लेते हुए चल रहे हैं गाइस और उसको समझते हुए चल रहे हैं। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था ग्रेविटी के बारे में, आज हम बात करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। आज एमसीक्यूज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का समय है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं मैं उनका कलेक्शन आपके सामने लेके आया हूँ गाइस, और हम आज डिस्कस करेंगे इन क्वेश्चंस को एकदम सिस्टमैटिक तरीके से, ठीक है गाइस। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है गाइस। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है गाइस, आपको एक संबंध दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। संबंध क्या है उसको समझ लेते हैं। देखो संबंध दिया हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स का, Gm(m)(2) अपॉन r²। ये रिलेशन दिया हुआ है वहाँ पर सेपरेट, है ना। अब वो पूछा गया इसमें इसके बारे में कौन सा कथन क्या है, आपका सत्य है, ठीक। ट्रू स्टेटमेंट पूछा है। तो देखो यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट क्या है, ये तो आप लोग पहले भी जानते हैं और हमेशा जानते हैं कि इसमें आपका पहला ऑप्शन जो है वो दिया हुआ है, जी जो है वो स्मॉल जी पर डिपेंड करता है। ऐसा होता है नहीं, क्यों? क्योंकि जी के बारे में ही पूछा जा रहा है भाई। जी जो है वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये इसकी यूनिट होती है, इसे याद रखिएगा। ये ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर यूनिवर्स, ब्रह्मांड में एक ही होता है, जिसकी वैल्यू आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन गाइस सही है, पढ़ने के बाद अगर आप इसे एक ऑप्शन को पढ़ोगे स्क्रीन को पॉज करके, तो आपको ये समझ में आएगा कि पहला, दूसरा, तीसरा तो गलत है, क्योंकि यहाँ पर जी और जी के बारे में जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं। देखो पहली चीज़ तो जी एकदम ऑल ओवर जो हमारा यूनिवर्स है वो फिक्स होता है, तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट तो अपने आप ही यहाँ से चला जाता है, ये दोनों स्टेटमेंट, है ना गाइस। फिर बचता है क्या, तीसरा, चौथा। तीसरे चौथे में बोल रहा है कि जी की वैल्यू सिर्फ हम अर्थ के साथ किसी दूसरी ऑब्जेक्ट को लेकर कर सकते हैं, तो भाई ये भी गलत है, क्योंकि ये सारे प्लैनेट पर लग सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है, आपका ये वाला, डी वाला। तो गाइज इसको याद रखिएगा, ये हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखो स्टेटमेंट असर्शन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 बेस्ड ऑन स्टेटमेंट एंड असर्शन, ठीक है। दोनों कथन सही है और पहला कथन दूसरे कथन का सही एक्सप्लेनेशन है। दूसरा क्या है ऑप्शन, दोनों कथन सही है लेकिन दूसरा जो है पहले का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा ऑप्शन। और चौथा क्या है, पहला गलत है, दूसरा सही है ना। यही आपका स्टेटमेंट हर जगह यूज होता है, बट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब आप पेपर देने जाते हो तो पेपर में ये एग्जैक्टली इसी ऑर्डर में लिखे हैं कि नहीं। कभी कभी क्या होता है, ऑर्डर चेंज कर दिया जाता है और आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा के जाते हो, तो उसका ऑर्डर आपके दिमाग में सेट होता है, तो आप क्या करते हो, उसी ऑर्डर के हिसाब से अपना आंसर लगा देते हो, वो गलत हो जाता है। तो गाइज इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पेपर को हमेशा सावधानी से पढ़िएगा और गलती मत करिएगा। कभी कभार मैंने पेपरों में देखा है कि इस तरह के ऑप्शन को ऊपर नीचे कर देते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, ये तो आपके पास स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अब इस स्टेटमेंट पे बेस आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। एक बॉडी है, ठीक है, किसी पहाड़ी के शिखर पर एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार की तुलना में कम होता है। एकदम सही स्टेटमेंट है गाइस। ऊपर जाओगे तो भार कम होगा, क्योंकि जी की वैल्यू ऊपर जाने पर कम होती है, ठीक है। यद्यपि उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, मास विल रिमेन अनचेंज। तो उसकी वजह क्या बता रहा है, कथन 2 इसकी वजह बता रहा है, गुरुत्वीय त्वरण ऊंचाई के साथ घटता है। एकदम करेक्ट है गाइस, इसमें कुछ गलत नहीं है, है ना। इसमें कुछ गलत है नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पिछले जो थ्योरी वाली क्लास थी उसमें बताया था कि ये एकदम सही है। जी की वैल्यू जो होती है हमारे अर्थ की सरफेस से ऊपर जाने पर घटती है, नीचे जाने पर भी घटती है, और मास क्या होता है, W=mg। तो ये एक दूसरे का सेकेंड स्टेटमेंट पहले वाले का सही एक्सप्लेनेशन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, है ना। ए इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट
1। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वही सेम स्टेटमेंट पे बेस है। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, अक्सर आते हैं और 6-6 के स्लॉट में आते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो फिजिक्स पे या केमिस्ट्री पे आए, किसी भी पार्ट पर आ सकते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2, किसी पहाड़ी के शिखर पे एक वस्तु का भार, देखो फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। वो क्वेश्चन आपका 16 में आया था, ये क्वेश्चन आपका 15 में आया था। तो कभी कभी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सेम वही क्वेश्चन है गाइज, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज में परिवर्तन के साथ है, लेकिन फिर भी आंसर तो वही होगा, ए। क्लियर है गाइज? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो वही तरह का क्वेश्चन है, सेम स्टेटमेंट वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। भूपृष्ठ से ऊंचाई की वृद्धि के साथ, मतलब अर्थ की सरफेस से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो जो हमारा ग्रेविटी है वो कम होती है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह बता रहे हैं, उसकी वजह स्टेटमेंट 2 में बताने की कोशिश कर रहे हैं। गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के केंद्र की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एकदम सही है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, G इज इक्वल टू, सॉरी ये वाला G नहीं, ये तो देखो ये डिस्टेंस तो है, तो दूसरा अब देखो ये से तो ऊपर जा रहे हैं, ये बढ़ रहा है, तो भाई ये घटेगा। तो एकदम सही बताया गया है, तो इसमें भी आंसर क्या होगा, ए। तो गाइज ये तीनों क्वेश्चन में आंसर क्या है, ए। तो इसे ध्यान रखिएगा, इजी गोइंग क्वेश्चन होते हैं, बट कंसेप्ट अगर क्लियर हो तो अच्छा है। मैंने कंसेप्ट को पिछली क्लास में क्लियर कर दिया था, उसको ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है गाइज। और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, क्योंकि अगर आपको ये यूज़फुल लग रहा है तो आप चाहते हैं कि हम इस तरह के वीडियो और बनाएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाते जाइए गाइज। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा सा टेक्निकल और आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है। द रेडियस ऑफ मून इज अबाउट 1/4, ठीक है। पहला चीज क्या बता रहा है कि रेडियस ऑफ मून इज अबाउट 1/4, 1/4 है, ठीक है, ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की 1/4 है, ठीक है। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून इज अबाउट 1/6 ऑफ द अर्थ। फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट द रेशियो ऑफ मास ऑफ द अर्थ एंड मास ऑफ द मून इज अबाउट, है ना। तो देखो यहां पे बहुत आसान सी चीज दे रहा है, ठीक। पहली चीज क्या बता रहा है, ठीक, रेडियस 1/4 है मून की, ठीक है। रेडियस ऑफ मून इज 1/4 रेडियस ऑफ अर्थ। गिवन डेटा में पहली चीज हमें मिल गई, ठीक। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है द ग्रेविटी ऑफ मून इज अबाउट 1/6, 1/6 है, ठीक है। ग्रेविटी ऑफ मून इज 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ठीक, तो अब ये पूछ रहा है द मास ऑफ अर्थ टू मास ऑफ मून का रेशियो क्या होगा, ठीक है। पृथ्वी और मून के द्रव्यमान का रेशियो क्या होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। इसमें हमारे पास गिवन डेटा आपको ये दिया हुआ है। अब इस गिवन डेटा को यूज करके हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला हमारे पास वही है जो फॉर्मूला बार बार यूज होता है गाइस। फॉर्मूले में कुछ नया नहीं है, फॉर्मूला ये होता है G इज इक्वल्स टू Gm/r²। ये फॉर्मूला यूज होगा। अब आप इसको अगर यूज करोगे तो काफी इजीली आप इसको देख सकते हो, समझ सकते हो गाइस। नोटेशन एज यूजुअल है जो होते हैं, मैं इसमें कुछ नई चीज़ें नहीं लिखा है। आपको प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसे m के फॉर्म में अगर हम ले आए तो m इज इक्वल टू Gr²/G, है ना। अब दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक। मास ऑफ अर्थ इज इक्वल अपॉन मास ऑफ मून, ठीक। जब हम करेंगे तो ग्रेविटी ऑफ अर्थ इनटू रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा आपका ग्रेविटी ऑफ मून इनटू रेडियस ऑफ मून का होल स्क्वायर, ठीक है। जी की वैल्यू ऑल ओवर वर्ल्ड
कॉमन होती है, तो ये हमने काट दिया। अब थोड़ा सा गाइस इसे सिंप्लीफाई कर लोगे तो देखो GE अपॉन GM ये कितना है, GE अपॉन GM है 6, है कि नहीं, और RE अपॉन RM ये कितना है 4, ठीक है, 4 चौक 16, ठीक। अब इसे मल्टीप्लाई करो, 6 छन 36 का 3 96, ठीक। तो यहां पर दोनों का रेशियो कितना है गाइस 96। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ऑप्शन यहाँ पर 10, 100, 1000, 10,000, तो नियर अबाउट हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा गाइस 1000, तो ये करेक्ट है। बहुत आसान से क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपके पास सेम है, इसी फॉर्मूले पर गाइस बार बार क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन काफी बड़ा है, लंबा है, स्क्रीन पे फिट नहीं हो रहा था, बड़ी मेहनत करके फिट किया है, 2016 NDA 2 का पेपर है, ठीक है। क्वेश्चन है द फ्री फॉल एक्सेलरेशन G इंक्रीज एज वन प्रोसीड एट सी लेवल फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड आइडल पोल, द रीजन इज, ठीक है। समुद्र तल पर जब कोई भूमध्य रेखा से दोनों में से किसी भी ध्रुव की ओर जाता है तो मुक्त पतन त्वरण बढ़ता जाता है, इसका कारण क्या है। पिछले लेक्चर में मैंने इसको डिटेल में समझाया था गाइस, ठीक है। तो पहला है अर्थ इज अ स्फीयर विथ सेम डेंसिटी, बिल्कुल गलत है ना। पृथ्वी एक गोला है जो समान घनत्व का है, ये तो हो ही नहीं सकता भाई, पृथ्वी के बारे में ये डिटेल बहुत ही गलत दी हुई है। दूसरा क्या है, पृथ्वी एक गोला है जिसका घनत्व भूमध्य रेखा के क्षेत्रों की अपेक्षा ध्रुवों के क्षेत्र में भिन्न है, भैया ये भी गलत है, क्योंकि सतह पर आपका घनत्व बराबर है, अंदर जाते हुए पृथ्वी के घनत्व चेंज होता है, ठीक है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है दोस्तों, है ना। अब क्या है, अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली एन एलिप्सॉइड, जैसा मैंने पिछले क्लास में बताया था, अर्थ जो है एक एलिप्सॉइड या एलिप्टिकल फॉर्म में है ना। ये एक दीर्घवृत्त के शेप में है ना। दीर्घवृत्त इसमें 2 अक्ष होती है, लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष, तो वही चीज यहां बताई जा रही है। इसमें एक इक्वेटोरियल रेडियस होती है और दूसरी पोलर रेडियस होती है, और इक्वेटोरियल रेडियस पोलर रेडियस से 21 किलोमीटर ज्यादा है। ये बिल्कुल करेक्ट जवाब है गाइस, तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। चौथा वाला अपने आप ही गलत हो गया क्योंकि वो उल्टा बता रहा है ना। ये याद रखिएगा, पृथ्वी जो हमारी है वो ध्रुवों पर चपटी है और विषुवत रेखा पर चौड़ी है, जिसकी वजह से पृथ्वी की विषुवत रेखीय त्रिज्या या पोलर रेडियस इज ग्रेटर देन द इक्वेटोरियल रेडियस इज ग्रेटर देन द पोलर रेडियस, तो इसे ध्यान रखिएगा। The shape of Earth is geoid and it has 2 radius. One is equatorial radius and other is polar radius. And you remember that equatorial radius is always greater than polar radius, and the difference between equatorial radius and polar radius is approximate 21 kilometer. And if we talk about the axis, this distance will be double. So guys, you have to remember all these things. ठीक, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको मिल गया है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। पता नहीं चलता है कहाँ से आ रहा है, लेकिन आता है पेपर में और आप इसमें फंस जाते हो। इन अ वैक्यूम अ 5 रुपी कॉइन, अ फेदर ऑफ अ स्पैरो बर्ड and a mango are dropped simultaneously from a same height. The time taken to reach bottom is T1, T2 and T3 respectively. In this situation we observe that, ठीक है, निर्वात में 5 रुपए का एक सिक्का, गौरैया पक्षी का एक पंख और आम एक समान ऊंचाई के साथ गिराए जाते हैं। इनके द्वारा तल पर पहुंचने में लिया गया समय क्रमशः T1, T2 और T3 है। इस स्थिति में हम अवलोकन करते हैं कि, अब इसमें आपको निकालना है आंसर। देखो ये बहुत आसान सी चीज है, मैंने आपको बताया था कि टाइम, ठीक है, नीचे जब भी कोई चीज गिरती है तो उसमें ग्रेविटी लगती है, और ग्रेविटी लगती है तो ग्रेविटी हमेशा याद रखिएगा, ग्रेविटी इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वस्तु के मास या द्रव्यमान पर ग्रेविटी का कभी भी निर्भरता नहीं होती है। तो ये तीनों चीजें एक साथ पहुंचेंगी नीचे। क्या होगा गाइज इनके साथ, ये एक साथ नीचे पहुंचेंगी। तो गाइज यहां पर जो आंसर सही होगा वो T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, बार बार बनते हैं, और आपको कंफ्यूज करने के लिए वो फंडे यही होंगे, लैंग्वेज चेंज होंगी
फंडे यही होंगे गाइस, लैंग्वेज चेंज होंगी, तो आप इन फंडेज को क्लियर कर लिए। जहां पर कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे पूछ सकते हो। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में आया हुआ है 2015-2 में, है ना। पिछला वाला क्वेश्चन 2016 का 2 का था, ये NDA 2 का ये भी क्वेश्चन है 2015। तो देखो NDA 2 में ग्रेविटी के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ये याद रखिएगा गाइस। द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑन or near the surface of earth is related to universal gravitational constant g as। पृथ्वी की सतह पर अथवा उसके निकट वस्तु के लिए गुरुत्वीय त्वरण g सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण कैपिटल G किस प्रकार संबंधित है। दैट मीन्स ये रिलेशनशिप के लिए आस्क कर रहे हैं। तो रिलेशनशिप गाइस मैंने आपको बताया है, स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन क्या है। ये रिलेशन मैं आपको बहुत देर से कई बार बार बता रहा हूं, और ये फॉर्मूला याद करे बगैर तो आप कुछ चीज कर ही नहीं सकते हो गाइस। ये आसान सा फॉर्मूला है, तो इसका सही जवाब हो गया ये। ओके गाइस, दिस इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बच्चों ने सही ही किया होगा, लेकिन सारे क्वेश्चन का समावेश हमें करना है। 5-5 साल को हम पहले लेके चल रहे हैं, जब 5 साल का हो जाएगा तो फिर हम इससे पीछे वाले क्वेश्चन भी आपसे डिस्कस करते जाएंगे गाइस। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन ये है आपका 2019 से। 2019-2018 दोनों में ये पेपर आए थे, वो भी NDA 2 में। तो अब है 2020, तो इस तरह का क्वेश्चन आई होप कि फिर आएगा। ये बेसिकली 2018 का क्वेश्चन है, 2018 NDA 2। ठीक है, एक ग्रह का द्रव्यमान m1 है तथा उसकी त्रिज्या r1 है। इसकी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g1 है। मतलब एक प्लैनेट है, उसकी बेसिक डिटेल दी है। वहां पर एक दूसरा ग्रह भी, उसके बगल में एक दूसरा ग्रह भी है, बता रहे हैं। ठीक है, जिसका द्रव्यमान, जिसकी त्रिज्या और पहले वाले से 2 गुनी है। तो दूसरे ग्रह का सतह पर गुरुत्वीय त्वरण निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो दूसरे ग्रह पर g की वैल्यू कितनी होगी, तो पहले वाले g से तुलना की जा रही है। तो चलिए पहली चीज तो यहाँ पर देख लेते हैं गिवन डेटा। तो गिवन डेटा को देख लिया है गाइस। गिवन डेटा में दिया है कि पहला प्लैनेट 1 है, प्लैनेट 1 पे g1, ठीक है, रेडियस r1, मास m1 दिया हुआ है। ठीक है, प्लैनेट 2 में क्या बता रहे हैं भाई, प्लैनेट 2 में बता रहे हैं कि इसका g2 फाइंड करना है आपको, है ना। रेडियस दी हुई है पहले वाले प्लैनेट से डबल, और मास जो है वो भी पहले वाले प्लैनेट से डबल दिया हुआ है पहले वाले से। तो भाई सीधा सा फॉर्मूला है, g इज इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर। भाई इस पे लगाओगे तो इस पे आ जाएगा g1 इज इक्वल टू gm1 अपॉन r1 स्क्वायर। इसको याद करके रख लीजिए, g1 की वैल्यू ये आ गई। अब यहां से देखो g2, m1 रखेंगे भाई, m1 क्या है, m2 रखेंगे, m2 क्या है, 2m1, तो आपने 2m1 कर लिया। ठीक, इसके बाद r की जगह क्या रखेंगे, r2, क्योंकि दूसरे प्लैनेट के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, स्क्वायर है 2r1 स्क्वायर। अब गाइस जब इसे सिंप्लीफाई करोगे, तो आप जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, अब इसे समझिए, 2gm1 अपॉन 4r1 स्क्वायर। भाई 1/2, और ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, ये पूरी वैल्यू तो इसके बराबर है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका g1। तो आप इसे समझ सकते हैं कि g1 का आधा। तो अब देखिए ऑप्शन में ये मिल रहा है आपको। वैसे तो बच्चे इसे ओरली कर लेते हैं, लेकिन मैं उनके लिए भी तैयारी करा रहा हूँ जो बेसिक से तैयारी कर रहे हैं, उनको भी पता चल जाए बेसिक चीज़ें। तो देखिए फॉर्मूले को यूज़ करिए। आपको फॉर्मूला यूज़ करना है कौन सा, ये वाला। इसको आप एक तरीके से और कर सकते हो। ठीक है, सीधे यहाँ पर दो गुना कर लो, और जो वैल्यू आई उस पर वही आंसर हो जाता है। वो आपका एक और तरीका होता है, आप सीधे इस जो वैल्यूज दी हुई इनको 2 गुना कर लो, और हाफ आएगा और हाफ आपका आंसर हो जाएगा गाइस। ओके गाइस, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 9 आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा क्वेश्चन है, और 2019 NDA
का है। NDA 1 2019 NDA 1। मान लीजिए कि समान घनत्व वाले दो ग्रह 1 और 2 क्रमशः R1 R2 त्रिज्या जिसमें R1 इज ग्रेटर देन R2, तो इन ग्रहों की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण किस प्रकार संबंधित होगा। अब देखो गाइस, इसमें अगर आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो देखो अगर R1 इज ग्रेटर देन R2 इसका मतलब क्या है, G1 इज ग्रेटर देन G2 होगा। भाई अगर R1 जब बड़ा है और R2 छोटा है तो सीधा सीधा इसका लॉजिक लग जाएगा और इसमें आंसर बहुत आसानी से आपका आ जाएगा, क्या, पहला वाला। ठीक, इसमें कुछ करना ही नहीं है भाई। अगर R बढ़ रहा है तो G घटा होगा, तो अगर R की वैल्यू ज़्यादा है तो G की वैल्यू कम होगी, तो G1 कम होगा। G1 कम होगा तो आपका ये वाला होना चाहिए और G2 ज़्यादा होना चाहिए, है कि नहीं। तो ज़्यादातर बच्चे सीधे सीधे इस पर ये वाले आंसर को टिक कर देते हो। कौन वाले आंसर को, G1 और G2 में आपका G2 इज ग्रेटर देन G1, है कि नहीं। लेकिन अब समस्या का समाधान ये नहीं है, ये गलत जवाब है। होता क्या है, बच्चे इस रिलेशन को यूज करते हैं, वो जानते हैं क्या, G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, तो आप उसी हिसाब से क्या करते हो, अगर R1 बड़ा है तो G1 छोटा होगा, तो G1 छोटा कहाँ पर है, B में है, तो वही कह दिया गया। लेकिन गाइस अब इसको समझिए, अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें एक चीज़ और दे दी गई है, समान घनत्व। जब इस तरह के वर्ड यूज होते हैं तो आप फिर ये फॉर्मूला 100% एप्लीकेबल नहीं है। अब देखिए हम रिलेशन को देखते हैं और समझते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है ना गाइस, नो डाउट आपको क्लियर है। ठीक, अभी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, है कि नहीं। ठीक, डेंसिटी इक्वल है तो अब मास क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब जब डेंसिटी बराबर है तो फिर आपका मास किस पे डिपेंड करेगा, किस पे, वॉल्यूम पर। क्योंकि देखो डेंसिटी बराबर है और डेंसिटी को अगर हम रो मान लें तो वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब इस मास को उठा के यहाँ पर रख दो। जब आप इस मास को उठा के गाइस यहाँ पर रख दोगे तो आपको देखो डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन यहाँ पे आर स्क्वायर है। इस आर स्क्वायर से 2r कट जाएगा, तो यहाँ पर जो डिडक्शन निकल के आएगा उस डिडक्शन को मैं रेड से लिख देता हूँ। क्या निकल के आएगा, G इज इक्वल टू जी रो मतलब डेंसिटी इंटू पाई बोल दिया, पाई है लेकिन पहले हम लिखेंगे 4/3 पाई आर। तो देखो ये सब कांस्टेंट है गाइस, तो G यहाँ पर इस केस में किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, R के। किसके प्रोपोर्शनल डायरेक्ट हो रहा है, R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है गाइस। तो आप इससे समझ सकते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जब आपका ये वर्ड यूज हो जाए, क्या, समान घनत्व है, तब आप रिलेशनशिप ये वाला नहीं लगाओगे, तब रिलेशनशिप लगेगा G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। और जब G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगा तो जो R बड़ा है तो उसी हिसाब से वही वाला G भी बड़ा होगा। तो गाइज इसका सही जवाब क्या होगा, G1 इज ग्रेटर देन G2। तो गाइज यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। इन द केस ऑफ सेम डेंसिटी यू हैव टू टेक दिस रिलेशन, ठीक है, एंड दिस रिलेशन कैन बी डिड्यूस्ड बाय इन दिस मेथड। दिस इज द मेथड, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, है ना। एंड if you call density is equal to mass upon volume and mass is equal to density into volume, then you put the value of density in this and then you deduce that G is directly proportional to R in case of equal density. Okay guys, so you have to remember this. Now we go to the next question, question number 11. Question number 11 is quite easy and very obvious to all of you. A planet A has double radius
than the planet B, if the mass of the planet is 4 times heavier than the mass of the planet B, which one of the following statement regarding the weight of the object is correct? पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, लास्ट ईयर के 18 का क्वेश्चन है, 2018 का, ठीक है। 2018 में 2018 एनडीए 2 में क्वेश्चन इस तरह के बने थे, इसे ध्यान रखिएगा गाइस। ग्रह ए की त्रिज्या ग्रह बी की त्रिज्या से 2 गुनी है। यदि ग्रह का ए का द्रव्यमान बी के द्रव्यमान का 4 गुना भारी है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है गाइस, देखिए इसको समझिए। इसको आप लॉजिकली भी कर सकते हो और बोर्ड पर पेन यूज करके भी कर सकते हो, है ना। देखो दिया हुआ है कि भाई प्लैनेट 1 दिया हुआ है और आपका प्लैनेट 2 दिया हुआ है। द गिवन डेटा अबाउट प्लैनेट 1 एंड प्लैनेट 2, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है? पहला बोल रहा है कि ए हैज डबल रेडियस ऑफ प्लैनेट बी, ठीक है। तो अगर इसकी रेडियस को हम ए माने तो ये R2 का डबल है, ओके। एंड द मास ऑफ प्लैनेट ए इज 4 टाइम हैवियर देन द मास ऑफ द प्लैनेट ऑफ बी, और M1 is equals to 4 M2। So guys, you have to deduce a relation। क्या होगा, है ना। तो देखो जब हम इसको रिलेशन लेंगे, है ना, और इसमें पूछा जा रहा है क्या, हैवियर ऑन द, तो पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट करेक्ट। वेट के बारे में बात हो रहा है कि वेट या भार कहां पर होगा, तो भार क्या होता है, W इज इक्वल टू mg। तो बेसिकली वो पूछे दोनों में से किस में g की वैल्यू क्या क्या है। तो g की वैल्यू जब निकालेंगे गाइस, G1 अपॉन G2 करोगे सपोज दैट, तो यहां पर होगा M1 M2 इंटू R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर, ठीक है। M1 क्या दिया हुआ, M1 दिया 4, है ना। M1 M2 का रेशियो देखो यहां से निकलेगा 4, और R2 अपॉन R1 का रेशियो क्या होगा, 1/2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4 अपॉन 4 1। तो गाइस यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या पता चल रहा है, यहाँ पर ये पता चल रहा है कि दोनों की ग्रेविटी बराबर है। दोनों ग्रेविटी का रेशियो क्या है, बराबर है। जब दोनों पे ग्रेविटी का रेशियो बराबर है, दैट मीन दोनों जगह पर ग्रेविटी बराबर है, तो हैवियर ऑन द प्लैनेट एंड ऑन द प्लैनेट भी, ये तो गलत है भाई। दोनों में ग्रेविटी बराबर है तो ये गलत है, ये भी गलत है, हाँ ये वाला सही है। सेम ऑन द बोथ प्लैनेट, क्यों, ग्रेविटी का रेशियो जब सेम है तो भाई वेट भी दोनों में सेम होगा। तो बहुत आसान सा लॉजिक बनता है, लेकिन क्या होता है बच्चे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को नहीं पकड़ पाते। क्वेश्चन में देखिए होता क्या है, फॉर्मूला वही है, वही आपको लगाना है, बार बार वही यूज होता है, इसको ध्यान रखना है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 11 इसका आंसर होगा सी। तो गाइस हिंदी और इंग्लिश में मैंने दोनों में आपको बता दिया। लेट्स गो टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर दिस सेशन। लास्ट क्वेश्चन क्या है, गुरुत्वीय बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल फोर्स, इनमें से कौन सा कथन सही है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स या विश्व में सभी पिंडों पर लगता है या खगोलीय पिंडों के बीच प्रभावी होता है, ठीक है। सही नहीं है, ओके, पूछा गया है सही नहीं है, तो सही नहीं वाले को हमें देखना है। सॉरी, सही नहीं है। अच्छा, ये नहीं यहाँ पे लिखा तो मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। नॉट करेक्ट हमेशा देखना, ये नॉट वर्ड बड़ा आसान आपके लाइफ में धान बो देता है, आपको परेशान कर देता है ना। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि ये नॉट और ये सब वर्ड को थोड़ा सा हाईलाइट कर लें। जैसे पेपर में ऐसे वर्ड पाए तो हाईलाइट कर ले, वैसे तो कमीशन हाईलाइट इसे करके देता है, ठीक है। चलिए, ये विश्व में सभी पिंडों पर लगता है, भाई ये तो एकदम सही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। या खगोलीय पिंड में प्रभावी होता है, भाई एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज में होता है कि नहीं, ठीक है। इट इज डोमिनेटेड फोर्स बिटवीन सेलेस्टियल बॉडीज, ये भी सही है। इट इज ए नेग्लिजिबल फोर्स फॉर आइटम, छोटे छोटे अणुओं में ये एकदम ना के बराबर होता है, ये भी सही है, ठीक है। इट इज सेम फॉर ऑल पेयर्स ऑफ बॉडी इन आवर यूनिवर्स, ओके। ये स्टेटमेंट थोड़ा अजीब सा लग रहा है, ये सबके लिए बराबर होता है, हर बॉडी के लिए, तो भाई ये तो गलत है। तो ये यहाँ पर गलत हो गया, और ये वाला भी गलत हो गया। भाई हिंदी में लिखा है हमारे विश्व में पिंडों के सभी युग्मों के लिए एक समान होता है,
तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो गाइज ग्रेविटी के बारे में जो बेसिक चीज़ें थी, अगर आप उन कॉन्सेप्ट को क्लियर रखते हो तो आई डोंट थिंक कि आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विच आस्क इन लास्ट 4 to 5 years paper, and we study it and bring it to you for the preparation. So guys, be prepared and make yourself ready for this questions and be ready to get 1 marks. वन क्वेश्चन, आप एक क्वेश्चन को सही करने को तैयार हो जाइए। यहाँ से अब जो क्वेश्चन आएगा उसे गलत मत करिएगा, आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा गाइज। तो चलिए गाइज, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आई होप कि आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को हमने 2 पार्ट में बनाया था। पहले पार्ट में थ्योरी बनाई और दूसरे पार्ट में क्वेश्चन। तो गाइज वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करते जाइए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब बढ़ाते जाइए। जितना ज़्यादा आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब बढ़ाएंगे, हम उतनी तेज़ी से आपको और अच्छे अच्छे वीडियोस प्रोवाइड कराते जाएंगे गाइज़, क्योंकि आपका सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं गाइज़। तो तैयार हो जाइए, एक ऑफिसर बनने के इस सफ़र में हमारे साथ जुड़ते जाइए और एक नई चीज़ों को अपने अंदर पैदा करते जाइए। ठीक है गाइज, तो चलिए इसी के साथ मैं इस सेशन का एंड करता हूं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में फिर से। बाय बाय।